हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर अपने बात करते हैं एनएससी का जो ओल्ड पेपर है उसके बारे में। एक पिछली वीडियो के अंदर अपने बात की थी ट्रेनी एग्रीकल्चर के बारे में, और आज अपने बात करते हैं ट्रेनी मार्केटिंग का जो पेपर है ओल्ड, उसके बारे में बात करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन इसके अंदर पूछे गए थे। तो जो मुख्य रूप से ट्रेनी एग्रीकल्चर और मार्केटिंग है उसमें डिफरेंस बस इतना ही है कि मार्केटिंग के अंदर इकोनॉमिक्स से जुड़े हुए क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। जो बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर इकोनॉमिक्स लगती है उससे जुड़े हुए क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। और इन जो मार्केटिंग के अंदर इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन हैं उनकी जो संख्या है नॉर्मली 20 से 25 क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। यानी कि नॉर्मल जो एग्रीकल्चर है उसके अंदर 70 क्वेश्चन आते हैं टोटल। 70 के अंदर यानी 25 क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स से आएंगे, और बाकी जो बच गए सारे क्वेश्चन हैं वो एग्रीकल्चर से आते हैं। बाकी जो पेपर है वो एग्रीकल्चर जो ट्रेनी एग्रीकल्चर होता है उसी के अकॉर्डिंग होता है, और कुछ जो क्वेश्चन है वो मार्केटिंग के आते हैं। तो आज अपने जानते हैं कि ट्रेनी मार्केटिंग का जो पेपर है वो कैसा आता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि जो ट्रेनी एग्रीकल्चर है उसी के अकॉर्डिंग है पेपर लगभग। तो इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं मैंने पिछली वीडियो में भी ये सारे क्वेश्चन बताए हैं। जो पिछली वीडियो है ट्रेनी एग्रीकल्चर के बारे में आप देख सकते हैं। तो लगभग सारे क्वेश्चन हैं वो ये हैं ईजी से हैं एग्रीकल्चर के। तो मैं केवल जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन हैं उसको बताऊँगा आपको इसके बारे में। तो इसके अंदर यहाँ पर आपको देख रहे हैं आपको निशान वगैरह लगा रखे हैं क्वेश्चन जो आंसर है इनके। तो ये यहाँ पर क्वेश्चन दिए हुए हैं, इस प्रकार से आप इंग्लिश या हिंदी के अंदर देख सकते हैं, और उनके आंसर उनके सामने इस प्रकार से लिख रखे हैं। तो आप उनके अंदर देख सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है रेफेनेस सेटाइवस किसका वानस्पतिक नाम है, यानी रेफेनेस सेटाइवस इज़ द बोटनिकल नेम ऑफ। तो ये सभी एग्रीकल्चर स्टूडेंट को पता है कि मूली का बोटनिकल नेम होता है यानी रेडिस का। अर्का ज्योति वैरायटी पूछी है तो ये वाटरमेलन यानी तरबूज की है। पाउडरी मिल्ड्यू यानी चूर्णी फफूंद जिसको बोलते हैं, इसका प्रभाव जो है यानी ये किस फसल को ज़्यादा क्षतिग्रस्त करती है। तो जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से आपको बताना है। तो मटर जो है यानी पी वो फसल है वो सर्वाधिक इससे प्रभावित होती है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सी शाक भाजी पौधरोपित कर उगाई जाती है, यानी ऐसा कौन सी वेजिटेबल है शाक भाजी यानी कि वेजिटेबल है जो क्या है कि पौधरोपित कर उगाई जाती है। यह कहने का मतलब है कि जो पहले पौध के रूप में उगाई जाती है और फिर उसे यानी नर्सरी वगैरह में उगा करके उसे मुख्य खेत में लगाया जाता है। तो पत्ता गोभी है इनमें से, इसको 2 बार लगाया जाता है, यानी पहले पौध बीजों को लगाया जाता है, पौध तैयार की जाती है, फिर मुख्य खेत में लगाया जाता है। बाकी जो 3 ऑप्शन दिए हुए हैं इनको सीधे खेत में पहले ही रोपित कर दिया जाता है। आगे है इलाहाबाद सफ़ेदा वैरायटी किसकी है। तो इलाहाबाद सफ़ेदा है वो अमरूद की वैरायटी है, बहुत अच्छी उपज देने वाली वैरायटी है, फेमस है। तो गुआवा की ये वैरायटी है। आलू का बोटनिकल नेम पूछ रखा है, सोलेनम ट्यूबरोसम होता है। इसके अंदर ओराइजा सेटाइवा दिया हुआ है धान का है। हार्डियम वलगेर जौ का होता है। एरिकिस हाइपोजिया है वो मूंगफली का होता है। सोलेनम ट्यूबरोसम आलू का होता है। आगे है पूसा दीपाली प्रजाति किस फसल की है। तो पूसा दीपाली जो है वो फूल गोभी की है। 4 नंबर ऑप्शन दे रखा है इसमें फूल गोभी। तो पूसा दीपाली है वो फूल गोभी के हैं, और पूसा एक हिमानी है, ठीक है, इसी प्रकार की वैरायटी है। तो वो हिमानी यानी कि हिम की तरह यानी सफ़ेद तो मूली की होती है, ठीक है। पूसा हिमानी मूली की है और पूसा दीपाली है वो फूल गोभी की है। आगे है कल्याणपुर बारामासी। तो कल्याणपुर बारामासी जो वैरायटी है वो करेला की वैरायटी है। आगे है पूसा हिमानी प्रजाति। पूसा हिमानी ये यहाँ पर क्वेश्चन आ ही गया। पूसा हिमानी है मूली की, मैंने अभी बताया आपको। आगे है कुकुट माता यानी कि फाउल पॉक्स, इंग्लिश में नाम इसका याद रखना फाउल पॉक्स होता है कुकुट माता रोग।
तो फाउल पॉक्स जो है वो पोल्ट्री के अंदर लगता है, यानी कुक्कुट के अंदर, मुर्गियों के अंदर लगने वाला रोग है। कोल क्रॉप पूछी है। कोल क्रॉप यानी कि गोभी वर्गीय सब्जी कौन सी है? कोल क्रॉप का मतलब गोभी वर्गीय होता है। ये तीनों हैं वो अलग हैं, गोभी वर्गीय नहीं है तीनों ही। तो जो बच गई वो कोल क्रॉप है, यानी कि पहला जो है नूल खोल जिसको बोलते हैं गांठ गोभी, वो कोल क्रॉप के अंदर आती है। अगला क्वेश्चन है, शर्करा में पाया जाता है। तो शर्करा जो होती है यानी कि सुक्रोज जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी शर्करा है लगभग, इन सभी को शर्करा बोला जाता है। तो जो आप इंग्लिश में इसको पढ़ोगे तो यानी सुक्रोज, तो सुक्रोज है वो किससे मिलकर बना होता है, तो ये आपको बताना है। तो सुक्रोज जो है सेकंड ऑप्शन इसमें दे रखा है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बनने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? सुक्रोज कहते हैं। आगे है, सूत्री विभाजन में गुणसूत्र बिंदु अलग होता है। तो सूत्री विभाजन के अंदर जो गुणसूत्र बिंदु है वो अलग किस स्टेज के अंदर होता है, वो पूछा है। पश्चावस्था यानी कि एनाफेज के अंदर होता है। बायोलॉजी का क्वेश्चन है। टेरिडोफाइट भी कहलाते हैं, यानी उनको क्या कहा जाता है? तो वेस्कुलर क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। ठीक है, समयनी अपुष्पोद्भिद। ये दो बायोलॉजी के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। अगला है, रीजनल सेंटर ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की हाल ही में भारत में कहाँ स्थापना की गई है? यानी ये इंटरनेशनल राइस इंस्टीट्यूट है और इसकी स्थापना इंडिया के अंदर कहाँ की गई है? तो ये वाराणसी के अंदर है, ये याद रख लेना इंस्टीट्यूट है। एक वास्तविक फल विकसित होता है, यानी वास्तविक फल कहने का मतलब होता है, वास्तविक फल वो होता है जिसके अंदर सारी चीज़ें सही रूप में, सही विकसित रूप में पाई जाती है। जैसे भ्रूण होता है, भ्रूणपोष होता है, ठीक है, बीज होता है। इस प्रकार से सारी चीज़ें अगर जिस भी फल के अंदर पाई जाती है वो वास्तविक फल होता है। तो अंडाशय है यानी कि ओवरी जिसको बोलते हैं, उससे क्या है कि वास्तविक फल का निर्माण होता है। यही अगर फूल कर मोटा हो जाता है, उसी से फल का गुदा वगैरह यानी भ्रूणपोष का निर्माण होता है। और जो बीजांड होता है उससे बीज का निर्माण किया जाता है, और इस चीज़ को फूलने के कारण फल का निर्माण होता है, जिससे अपने खाने के काम में लेते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी किसमें होता है ये पूछा गया है। पराग कोश के अंदर होता है। आगे है, युगली कमल है। युगली कमल आपको पता ही है, दीर्घ आणविक यौगिक होता है, यानी कि मैक्रोमोलिकुलर कंपाउंड कहलाता है। आगे है, मानव आहार नाल भित्ति का सबसे भीतरी परत कौन सी होती है? मानव आहार नाल भित्ति की पूछी है तो म्यूकोसा होता है। खोई निम्न में से एक उपोत्पाद है, यानी बाई प्रोडक्ट किसका होता है? यानी मुख्य प्रोडक्ट को प्राप्त करने के बाद में जो अवशेष यानी सरप्लस बच जाता है वो किस में होता है? तो वो गन्ना होता है, गन्ने के अंदर। ठीक है, यानी कि गन्ने से चीनी वगैरह बनाई जाती है, तो उसका रस वगैरह निकालने के बाद में जो प्रोडक्ट बचता है, बाई प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं, हिंदी के अंदर इसको बोलते हैं खोई। ठीक है, यानी बैगस जिसको बोलते हैं, बैगस यानी अवशेष के रूप में जो बचता है वो गन्ना के अंदर होता है। अगला है, जौ में पुष्पक्रम होता है, यानी किस प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है? तो रिसेमस यानी एसिमाक्सी प्रकार का होता है, यानी कि जब फूल खिलते हैं बालियों के अंदर, बाली बनने के बाद में फूल खिलते हैं, यानी उससे क्या है बीज का निर्माण होता है, तो वो उनकी स्ट्रक्चर है वो किस रूप में लगी हुई होती है, उस चीज़ को बोलते हैं। इसके अंदर अलग अलग टाइप्स हैं, एसिमाक्सी, सैसिमाक्सी, संयुक्त, विशिष्ट होते हैं। तो एसिमाक्सी प्रकृति का होता है, यानी रिसेमस होता है। आगे है, धनिया का फूल है। धनिया का फूल अम्बेल होता है, यानी अंबर की तरह होने वाला, जो इस प्रकार से है अंबर की तरह होता है। तो जिनके अंदर अम्बेली फेरी जो कुल के जितने भी फसलें होती हैं उनके अंदर इस प्रकार की स्ट्रक्चर पाई जाती है, उन्हीं को बोलते हैं अम्बेल प्रकृति के। मूंग में पुंकेसरों की संख्या होती है, तो ये याद करने वाली बात है।
10 पुंकेसर होते हैं। पूषानन्ना निम्न में से किसकी किस्म है? तो पपाया की है, यानी पपीता की है। पूषानन्ना सबसे इम्पोर्टेंट किस्म है जिसके अंदर अपने डिस्टेंस रखते हैं 1.25 इंटू 1.25 मीटर। ठीक है, यानी लाइन से लाइन की दूरी और पौधे से पौधे की दूरी इस प्रकार रखी जाती है, जिससे क्या है कि सघन रूप में अपने पौधे यानी पास पास लगा सकते हैं, बाग में ज़्यादा पौधे लग सकते हैं। पूषानन्ना जो किस्म है उसको अपने गमले के अंदर भी यानी घरों में आसानी से लगा सकते हैं, क्योंकि ये पौधे छोटे होते हैं आकार में, और आकार में छोटे होने के कारण इनकी आपसी दूरी है वो कम रखी जाती है। नॉर्मल अगर 2x2 रखते हैं अपने पपीता के अंदर दूरी, तो इसके अंदर बिल्कुल कम रखी जाती है, यानी 1.25 इंटू 1.25 मीटर स्क्वायर। तो पूषानन्ना है वो पपीता की ड्वार्फ किस्म है, बौनी किस्म जिसको कहते हैं। आगे है निम्न में से सभी वक्र यू आकार के होते हैं सिवाय। तो ये यहाँ से क्वेश्चन आ गए हैं आपके इकोनॉमिक्स के। तो यू आकार का जो कर्व होता है वो AFC कर्व जिसको बोलते हैं वो होता है। ये सबसे इम्पोर्टेंट कर्व होता है इस चैप्टर के अंदर यानी इकोनॉमिक्स के अंदर। तो इसका आंसर होगा AFC वक्र। उत्पादन उदासीनता वक्र निम्न भी कहलाता है, यानी कि प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व किसे कहा जाता है? तो समान मात्रा यानी कि आइसोक्वांट, इंग्लिश में याद रखना क्योंकि ये ज़्यादातर इंग्लिश में ही पूछा जाता है। आइसोक्वांट का जो दूसरा नाम है वो यही है कि प्रोडक्शन इंडिफरेंस कर्व है वो आइसोक्वांट कर्व भी कहलाता है। तो यह इनका इंग्लिश के अंदर आप नाम याद रख लेना। भारतीय अर्थव्यवस्था को सर्वोत्तम ढंग से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, यानी कहने का मतलब है कि इंडियन जो इकोनॉमी है वो किस प्रकार की है। तो सभी को पता है कि भारत जो देश है वो विकासशील देश की श्रेणी में आता है, विकसित नहीं है और न ही अविकसित या अल्प विकसित है, यानी विकास कर रहा है तो विकासशील होगा। तो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया, तो डेवलपिंग इकोनॉमी के अंदर आता है। तो ये चीज़ याद रख लेना। तो इसका आंसर नंबर 3 होगा। अगर है सोयाबीन का वैज्ञानिक नाम, तो ये सभी को पता ही है, ग्लाइसिन मैक्स होता है। ग्रेसम नियम कहलाता है। ग्रेसम नियम है ये जो 3 नंबर ऑप्शन दे रखा है इसमें, बैड मनी ड्राइव्स आउट गुड मनी आउट ऑफ, यानी कि निकृष्ट द्रव्य उत्तम द्रव्य को बाहर निकालता है। ठीक है, ये है ग्रेसम नियम। आगे है यदि मांग का आयलोच 1 से अधिक है तो वस्तु है। ठीक है, ये कर्व द्वारा समझा जा सकता है, यानी जो ऊपर अपने कर्व की बात की थी उसके अंदर, यानी इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 द कमोडिटी इज, यानी कि अगर डिमांड है वो किसी भी चीज़ की ज़्यादा है तो उस कमोडिटी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी उस मांग की लोच का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो वो जो चीज़ होगी वो किस प्रकार की होगी, वो विलासिता युक्त होगी। यानी कि कहने का मतलब है कि अगर किसी भी चीज़ की जो आय आय का स्रोत है वो ज़्यादा है और जो डिमांड है उसकी मान लो कम है, तो वो लग्जरी टाइप में चीज़ है वो विलासिता युक्त होगी, यानी लग्जरी टाइप में उसको काम में लिया जाएगा। आगे है इसमें अंगूर का वैज्ञानिक नाम, तो वाइटस विनिफेरा होता है। आगे है उदासीनता वक्र होता है। उदासीनता वक्र जो होता है वो नीचे की ओर प्रवण और मूल के प्रति उत्तल होता है, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है और कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, यानी कि ये यहाँ पर दिया हुआ है, जहाँ से शुरू होता है वहाँ पर उठा हुआ होगा और डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, नीचे की तरफ जाता हुआ दिखाई। ठीक है, इस प्रकार से, यानी कि ऐसे हैं, तो इस प्रकार से ये कर्व है वो बनेगा। आगे है मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि का परिणाम होता है,
यानी कि मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि का परिणाम होता है। यानी बाज़ार के अंदर अगर पैसों की डिमांड है वो बढ़ चुकी है, यानी जो नोट है, मुद्रा है, वो ज़्यादा आ गई है, तो किसी भी देश के अंदर या किसी भी बाज़ार के अंदर अगर नोटों की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो उस क्षेत्र के अंदर महंगाई है वो बढ़ जाती है। ठीक है, यानी पैसे की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और आपूर्ति है और वो घट जाती है किसी भी चीज़ की। तो यानी कि मांग वगैरह है वो घट जाती है, मांग रहती नहीं है उस चीज़ की, और पैसे की मात्रा है वो ज़्यादा अगर हो जाती है तो उससे महंगाई बढ़ती है। इंडिया के अंदर ये सिचुएशन है वो फ़िलहाल बनी हुई है, इन्फ्लेशन। निम्न में से कौन सी फसल में रेटनिंग की जाती है? तो रेटनिंग गन्ने के अंदर की जाती है, यानी पैडी फसल लेना, एक बार बोने के बाद में उसकी मुख्य फसल लेने के बाद में उसकी कटाई कर देते हैं और फिर अगले साल है उसी से दूसरी फसल अपने प्राप्त कर लेते हैं। ये जो प्रोसेस है वो मुख्य रूप से कपास के अंदर भी करते हैं, यानी कॉटन में, और भिंडी के अंदर भी करते हैं। ठीक है, तो इन फसलों के अंदर की जाती है। तो यहाँ पर आपको गन्ना ऑप्शन दिया हुआ है, तो गन्ना ही इसका सही आंसर होगा। अगला है सीमांत लागत यानी मार्जिनल कॉस्ट तथा नियत लागत यानी कि एफसी फिक्स्ड कॉस्ट के बीच क्या संबंध होता है? यानी मार्जिनल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर क्या संबंध है? तो मार्जिनल कॉस्ट इज इंडिपेंडेंट टू फिक्स कॉस्ट, यानी कि इसके ऊपर आधारित होती है। तो एम सी जो है वो एफ सी से स्वतंत्र है, या फिर इसके अंदर दे रखा है जो मार्जिनल कॉस्ट है वो इंडिपेंडेंट ऑफ एफ सी है। अगला क्वेश्चन है इसमें, केला निम्न के माध्यम से प्रवर्तित होता है, यानी किससे उगाया जाता है? तो भूस्तर या फिर घनकंद के द्वारा उगाया जाता है, यानी पौधे के साइड से जो ब्रांचेज निकलती है भूमि से, इस प्रकार से, तो इनको अलग करके दूसरी जगह पर लगा सकते हैं। ये घनकंद या कॉम्स होते हैं। आगे है सीमांतता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनलिज्म, निम्न रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये एम सी बराबर एम आर होता है। केंद्र के विभाजन को कहते हैं कैरियोकाइनेसिस कहा जाता है। सल्फर डाई ऑक्साइड यानी SO2 है वो किस प्रकृति का होता है? पीएच के अनुसार अम्लीय प्रकृति का होता है। निम्न में से कौन मूल्यह्रास की गणना करने की विधि नहीं है? यानी कि जो डिप्रेशिएशन है उसकी गणना यानी कैलकुलेशन करेंगे तो किस प्रकार से कर सकते हैं, उसकी कौन सी विधि नहीं है? तो ये तीनों विधियां हैं वो है जंक मूल्य विधि जो है, जंक वैल्यू मेथड जिसको कहते हैं, वो नहीं है। निम्न में से कौन आय विषमता का माप नहीं है? तो सीधी रेखा विधि जो है, द स्ट्रेट लाइन मेथड है, वो इसका सही आंसर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक की उधार नियंत्रण की विधियां मोटे तौर पर निम्न भागों में बांटी जा सकती हैं। तो राजकोषीय एवं मौद्रिक नीतियां हैं। रानीखेत रोग निम्न को प्रभावित करता है, तो रानीखेत है वो पोल्ट्री के अंदर लगता है, वायरस जनित रोग है। परियोजना मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक आमतौर पर प्रयुक्त उपकरण है। परियोजना मूल्यांकन के लिए सर्वाधिक आमतौर पर प्रयुक्त उपकरण है, तो ये है लागत लाभ विश्लेषण यानी कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर होता है जब औसत उत्पादन अधिकतम हो। यानी ये जो चार्ट है उसको समझना पड़ेगा, उसके अंदर आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। यानी इस प्रकार से होता है, ये इस प्रकार से चलता है। ठीक है, अलग अलग प्रकार के इसके अंदर 3 चार्ट होंगे इस प्रकार से अलग अलग, तो वहाँ पर आपको अच्छी प्रकार से समझ में आएगा कि इसके अंदर दे रखा है औसत उत्पादन सीमांत उत्पादन के बराबर होता है, यानी एवरेज प्रोडक्ट इज इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्ट व्हेन एवरेज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। औसत उत्पादन जब अधिकतम होता है
तो ये सिचुएशन हो सकती है। आगे है अल्पाधिकार, शब्द का अर्थ होता है, तो अल्पाधिकार यानी कि ओलिगोपोली दे रखा है इसके अंदर, ओलिगोपोली। तो इसके अंदर क्या होता है, वस्तु के दो या दो से अधिक विक्रेता होना, यानी मोनोपोली होता है केवल एक का, ओलिगोपोली होता है दो या दो से अधिक विक्रेता होना, उनका अधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एफओबी का विस्तारित रूप है फ्री ऑन बोर्ड। निम्न में से कौन उधार नियंत्रण का साधन नहीं है? उधार नियंत्रण का साधन आर्थिक सहायता यानी कि सब्सिडीज हैं वो नहीं है। यूरिया में पाया जाता है, तो यूरिया में 46% नाइट्रोजन होता है, ये तो पता ही है। फिनाइल जस्ते के चूर्ण के साथ क्रिया करके देता है, फिनाइल जस्ते के चूर्ण के साथ क्रिया करके बेंजीन का निर्माण करता है, ये केमिस्ट्री का है। अजोला का प्रयोग निम्न की खेती में किया जाता है, तो अजोला का प्रयोग अपने चावल की यानी धान की खेती में करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। निम्न में से कौन न्यूनतम तरलता को पेशकश करता है? तो न्यूनतम तरलता को अचल संपत्ति जो है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं, वो सही आंसर होगा। अपेडा का विस्तारित रूप है, अपेडा की फुल फॉर्म पूछी है तो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो सही आंसर होगा। प्याज में निम्न की उपस्थिति के कारण बदबू आती है, यानी किस चीज़ के कारण प्याज के अंदर गंध आती है या बदबू आती है, तो वो गंधक होता है, यानी एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण ऐसा होता है। आसमान प्रतिफल का सिद्धांत है, यानी प्रिंसिपल ऑफ डाइमेंशिंग रिटर्न्स स्पष्ट करता है, यानी किसके लिए प्रयोग में लिया जाता है? फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप होता है, यानी फैक्टर प्रोडक्ट रिलेशनशिप कारक उत्पाद संबंध है, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों का आवंटन मूल्य तंत्र के प्रचालन द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो उसको बाजार अर्थव्यवस्था यानी मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। मेरिनो नस्ल तो भेड़ की होती है, पता ही है, सबसे ज़्यादा ऊन उत्पादन किया जाता है, विदेशी नस्ल है। एपीएमसी का विस्तारित रूप, यानी एपीएमसी जिनके द्वारा क्या है कि जो जिनको मंडियाँ वगैरह कहते हैं, और विभिन्न शहरों में अलग अलग प्रकार की मंडियाँ हैं वो बनाई गई है। जैसे इंडिया के अंदर 7-8 हज़ार जो मंडियाँ हैं वो बनाई गई हैं गवर्नमेंट के द्वारा, जिनमें किसान अपनी फसलें हैं वो बेच सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म होगी एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी। तना तथा फल भेदक से अधिक हानि किसमें होती है? तो 4 फसलें दे रखी हैं, उनमें से किसमें होती है, यानी सूट एंड फ्रूट बोर्ड का अटैक है वो इनमें से किस फसल में होता है? तो बैंगन के अंदर होता है, बैंगन में फल भेदक जो है उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होता है। आगे है, शरीर के कौन से रंग से भदावरी भैंस को पहचाना जाता है? तो भदावरी भैंस यानी कि जो वसा सर्वाधिक वसा के लिए पाली जाने वाली भैंस है, वसा की मात्रा इसमें 11-12% से ज़्यादा होती है। तो कॉपर जो कलर युक्त होती है, यानी तांबे के रंग जैसी भैंस जो होती है वो भदावरी नस्ल होती है। टीडीएन का विस्तारित रूप दे रखा है, पूछ रखा है, यानी टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा चारा द्विदलीय है? द्विदलीय यानी दलहनी फसल युक्त है, 2 दल वाला है। तो इसमें ज्वार, जई, मक्का वो सारे ग्रेमिनी कुल के हैं, और लोबिया जो है चौला वो लेग्यूमिनेसी का है, तो लोबिया इसका आंसर होगा। मालिंग नाइन किसका मूलवंत है? यानी रूट स्टॉक पूछा है, तो रूट स्टॉक सेब का है ये। ललित और श्वेता निम्न में से किसकी किस्म है? तो ये अमरूद की है। संकर मक्का के बोने का उचित समय है, संकर मक्का का उचित समय यानी खरीफ की फसल है तो प्रथम सप्ताह जून होगा, यानी जब कपास की बुआई करते हैं तब उसी समय। खेती जिसमें जिप्सम की संस्तुति है, यानी जिप्सम किस में डाला जाता है, यानी कहने का मतलब है पीएच को अच्छी प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, तो पीएच का प्रभाव उन्हीं फसलों पर ज़्यादा देखने को मिलता है जो मुख्य रूप से जड़ वाली फसलें हों, या फिर जिनका जो मुख्य प्रोड्यूस है उत्पाद है वो
भूमि के अंदर अपना उत्पादन देता हो। तो इनमें से मुख्य रूप से भूमि में लगने वाली जो आलू है और मूंगफली है, बाकी जो दोनों फसलें हैं वो भूमि से ऊपर अपना उत्पादन देती है। तो आलू के अंदर तो ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसको पोटास वगैरह की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और जो मूंगफली है उसको आवश्यकता होती है, जिससे क्या है कि पीएच का विषैला प्रभाव न पड़े। और दूसरी बात, जिप्सम के अंदर कैल्शियम होता है और मूंगफली को कैल्शियम की आवश्यकता पड़ती है, यानी दाना भराई के समय कैल्शियम की आवश्यकता होती है। तो इसका सही आंसर मूंगफली होगा। यदि एक ही सिंचाई जल उपलब्ध हो तो गेहूं की बुआई के बाद कब सिंचाई करनी चाहिए? तो अगर एक ही जल है अपने पास और अपने को गेहूं में सिंचाई करनी है, तो मुख्य रूप से 21 दिन पर, यानी बुआई के 21 दिन डे आफ्टर सोइंग सिंचाई करनी चाहिए। और जो पहली सिंचाई है वो CRI स्टेज पे, यानी क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज, ताज मूल या शीर्ष जड़ बनते समय करनी चाहिए। तो इसमें 21 दिन नहीं दे रखा है, 20 से 25 दिन है, तो वो ही सही आंसर होगा। अगला है, बरसीम चारा के लिए अधिकतम मात्रा में तत्व की आवश्यकता है। बरसीम के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। चारे वाली फसलों के लिए यही है, चारे और जो दाने के रूप में जो काम में ली जाती है, मुख्य रूप से फास्फोरस का प्रयोग करते हैं। अर्गट किसका एक विख्यात रोग है? अर्गट जो है वो बाजरे का सबसे भयंकर रोग है, बाजरा आएगा इसमें। चावल की प्रजाति IR36 समूह की है, तो यानी चावल की जो प्रजाति है IR36 वो इंडिका समूह की है, इंडिका जो प्रजाति है उसकी है।